हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कुछ एक रेगुलेशंस हैं जी, 2018 में जारी की गई थी ये रेगुलेशंस। किससे रिलेटेड है ये? प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी और प्लेगरिज्म को प्रिवेंट करने से रिलेटेड है। यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें एकेडमिक इंटीग्रिटी को तो मेंटेन करना है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी क्रिएट होती है उसको मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना कि भाई आपको एकेडमिक इंटीग्रिटी बनाए रखनी है। और प्लेगरिज्म को प्रिवेंट करना है। प्लेगरिज्म इज लाइक अ चोरी, थेफ्ट, बट किसकी? लिटरेचर की, कि आप किसी दूसरे के काम को अपना बता के उसका क्रेडिट ले रहे कि अरे ये तो मेरा आइडिया है, मैंने इसको जनरेट किया है। सो वो सारी चीजें प्लेगरिज्म में आ जाएंगी कि आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट मार दी कुछ चीजें, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड कुछ एक रेगुलेशंस जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेशंस हैं, एक्ट नहीं है। ओके, सो कहीं रेगुलेशंस की जगह एक्ट लिख के 2018 लिख दें तो वो नहीं होगा, बट यूजीसी एक्ट 1956 जो आया था उसी के सेक्शन 12 और सेक्शन 16 के अंडर जो है कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए। सो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए ये रेगुलेशंस लाई गई हैं। ओके, सो डिटेल में डिस्कस करेंगे इन रेगुलेशंस को। कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉन्सेप्चुअल है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिएगा, उनसे रिलेटेड आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं प्लेगरिज्म से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेक्शन 12 और सेक्शन 16 बोल दिया, आई थिंक मैंने, सेक्शन 26 आएगा भाई। ओके, तो 12 सेक्शन की क्लोज जे और ये जो अपना 26 सेक्शन है उसका सबसेक्शन 1, यानी कि इट्स लाइक 26(1) और उसका F और G क्लोज। ओके, सो इनको एक्सरसाइज करने के लिए इनके अंडर जो पावर दी गई उसको एक्सरसाइज करके ये रेगुलेशंस लाई गई हैं। ओके, तो सेक्शन 26 और सेक्शन 12 आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें 12 की 13 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 13, ठीक है। 13 में पॉइंट ये है कि शुरू से लेकर आखिरी तक कि कैसे कैसे आप एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप प्लेगरिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्लेगरिज्म अगर मिल भी जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, लेवल्स क्या रहेंगे उसके। अगर किसी ने रिपोर्ट करना है प्लेगरिज्म कि भाई इस इंसान की में प्लेगरिज्म है थीसिस में या पब्लिकेशन में, तो कैसे उसको किया जाए, मतलब उसको आप कहां रिपोर्ट करेंगे, कितने दिन में फैसला आएगा, डिसीजन कितने दिन में आएगा, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। और अगर मिल गया प्लेगरिज्म तो पेनल्टीज क्या क्या होंगी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या सजा मिलेगी उस अगले इंसान को। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जी शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल इज लाइक, टाइटल क्या है इस रेगुलेशन का, जो हमने फ्रंट पेज पे देखा टाइटल वही है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये रेगुलेशंस हैं 2018 की। रेगुलेशंस चेंज हो सकती हैं, धीरे धीरे चेंज की जा सकती हैं, बिकॉज आपको एक नोटिफिकेशन ही निकालनी है, एक्ट तो ये है नहीं, सो उसी के अंडर आपकी रेगुलेशंस लागू हो जाएंगी, राइट। अब ये रेगुलेशंस किस पे अप्लाई होती हैं? तो जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है ना, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है या रिसर्चर है, स्टाफ है, जो भी रिसर्च के फील्ड में इंक्लूडेड है। ओके, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं उस दौरान आपको डेजर्टेशन सबमिट करनी होती है, राइट। सो वो डेजर्टेशन, वो स्टूडेंट ही तो हुए आप एक तरीके से, तो ये आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये जो रेगुलेशंस है ये एनफोर्स उसी दिन हो जाती हैं जिस दिन जो है डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई इसको कर दिया जाता है, उसी दिन से ये लागू हो जाती है। ओके, अब डेफिनेशन में हमें पता है हर एक ऑफिशियल एक्ट या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी, हम भी अगर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पब्लिकेशन में हम डेफिनेशंस मेंशन करते हैं। डेफिनेशंस का सेक्शन इज लाइक कि कोई वर्ड है अगर पूरे इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर दिया गया है तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में उसका क्या मतलब रहेगा। ओके, जैसे एकेडमिक इंटीग्रिटी अगर बार बार बोला जा रहा है, सो एकेडमिक इंटीग्रिटी इज लाइक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो आपको चीजें मेंटेन रखनी है, ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है, यानी आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, प्रपोज, परफॉर्म या फिर रिपोर्ट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को, किन्हीं चीजों को, तो वो सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। वो हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ रिपोर्ट करनी है। ओके, तो वो एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब रहेगा।
ऑथर तो हमें पता ही है कि कोई भी स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर या रिसर्चर या कोई स्टाफ जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस काम में शामिल है ना, कोई क्रिएटर है, कुछ चीज कर रहा है, सो वो ऑथर कहलाएगा। प्लेगरिज्म की बात करें मतलब आप किसी और के काम का, आइडिया का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ओके, तो मींस practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own, यानी आप दूसरे के काम को अपना कह के दर्शा रहे हैं। रिसर्चर कौन होगा? जो साइंटिफिक या फिर एकेडमिक रिसर्च में काम कर रहा है, रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। ओके, ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन भी दी गई है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, सो बस आपको मेजरली 2-4 पता होनी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? ऑब्वियसली हमें प्रमोट करना है एकेडमिक इंटीग्रिटी को और प्रिवेंट करना है प्लेगरिज्म को, तो ऑब्वियसली हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको कैसे जो भी रिसर्च का, थीसिस का, डेजर्टेशन का जो भी काम आप कर रहे हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। ओके, तो वो आपका एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ आप ये काम तो आपको ऑब्वियसली अवेयरनेस तो फैलानी ही है इन चीजों से रिलेटेड, प्लेगरिज्म से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स या अवेयरनेस फैलाना एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको अभी जो अवेयरनेस आप फैला रहे हैं इन चीजों से रिलेटेड, तो एक मैकेनिज्म भी तो सेट करना पड़ेगा ना कि सब लोग रिस्पॉन्सिबली अपना काम करें, चीजें करें। सो एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो कि अगर इंटीग्रिटी या एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, प्लेगरिज्म हो रहा है, सो कैसे रिपोर्ट किया जाए, किसको रिपोर्ट किया जाए, वो सारी चीजें, तो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म चाहिए हमें ग्राउंड लेवल पे। ओके, देन टू डेवलप अ सिस्टम टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म। अब हमें प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मान लो किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई इस इंसान इस पब्लिकेशन में प्लेगरिज्म है, चाहे वो भले ही पब्लिश ही क्यों ना हो चुकी हो, ठीक है। सो वो सारी चीजों के लिए डिटेक्ट कौन करेगा? एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा, एक सिस्टम चाहिएगा कंप्लीट। तो वो सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा हमें पहले तो प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, फिर और मैकेनिज्म्स चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर किसी के डॉक्यूमेंट में या किसी की उसमें मिल गया प्लेगरिज्म, तो उनको पनिश करने के लिए। सो पूरा सिस्टम मेंटेन करना एक जिम्मेदारी और वही इसका ऑब्जेक्टिव है। सो अवेयरनेस फैलाना, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैकेनिज्म सेट करना और एक सिस्टम जो कि प्लेगरिज्म को डिटेक्ट कर सके उसको डेवलप करना। ओके, ड्यूटीज क्या रहेंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की? यही ड्यूटीज रहेंगी जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स हमने दिए हैं कि आप जो है जो रेगुलेशंस की आड़ में जो चीजें की हैं हमने, सो एक मैकेनिज्म बनाना है, अवेयरनेस फैलानी है। रिस्पॉन्स अवेयरनेस किस बारे में? कि एक रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट हो रिसर्च का, ऐसा ना हो कि आप जो है इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहे हैं। एकेडमिक इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करना, तो जो बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वही ड्यूटीज हैं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। अब ऑब्वियसली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस का था, तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो चलाने पड़ेंगे बीच बीच में। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, मेंबर्स को, रिसर्चर को, स्टाफ को। तो इन सब को अच्छे से समझाना कि अगर आप किसी का कोई डाटा, कोई चीज यूज भी कर रहे हैं या उसको इंटरप्रेट करके कुछ कर रहे हैं, तो आपको उनको क्रेडिट देना जरूरी है, उनकी परमिशन लेना जरूरी है। तो वो सारी चीजें जो है उनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। देन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंसिटाइजेशन सेमिनार्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर एक सेमेस्टर में करवाते रहें, जो कि इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देते रहें, ठीक है। फर्दर क्या रहेगा? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी कुछ एक जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स है ना, एथिक्स से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वो करिकुलम में इंक्लूडेड होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, इन सब के कोर्स में इंक्लूड कीजिए, उनको करिकुलम में इंक्लूड कीजिए, और वो भी एक कंपल्सरी कोर्स की तरह, ठीक है जी, कि सबको पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आप उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे वही तो वो आगे जाके लागू करेंगे ना। सो इसलिए ये कंपल्सरी कोर्स होना चाहिए कि आपको एकेडमिक इंटीग्रिटी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो करिकुलम में शामिल किए गए हैं और आपको उनको पढ़ना है। ओके, देन इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन। ये भी सेम चीज है थोड़ा सा घुमा के, कि जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स वर्क है या तो वो एक कंपल्सरी होना चाहिए, जिसमें एथिक्स से रिलेटेड, पब्लिकेशन, रिसर्च, इन चीजों से रिलेटेड हम उनको सिखा रहे हैं।
ओके। देन इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, कहां पे इंक्लूड करें? आप ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज में भी इनको इंक्लूड करें। जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, मान लो आपने नई नई ज्वाइनिंग की है, सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम या रिफ्रेशर कोर्सेज आपके लिए चलते रहेंगे। सो वो चीजें भी होनी चाहिए। उसके अंदर आपको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे, तो वो सारी चीजें आप उनको सिखाएं। ओके। स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, रिसर्चर को, स्टाफ को आप ट्रेन करें किस चीज में? प्लेगरिज्म डिटेक्शन के टूल्स में, कि वो अपना प्लेगरिज्म चेक कर सके कि कहां कहां क्या गड़बड़ है। ओके। फर्दर जो फैसिलिटीज हैं इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म, तो वो भी आपके इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। आप उनको एस्टेब्लिश करें। आपको स्टूडेंट्स को, फैकल्टी, रिसर्चर, स्टाफ, इन सबको एनकरेज करना है कि वो इंटरनेशनल रिसर्चर्स रजिस्ट्री सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करें। ओके जी। देन बात आती है प्लेगरिज्म को कर्ब करने की, यानी एक तरीके से उसका गला घोटना है हमें प्लेगरिज्म का। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए, प्लस इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म की, यानी एक अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर आप यूज करें जब आप सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो डेजर्टेशन हो, चाहे वो थीसिस हो, उससे पहले आपका प्लेग चेक हो, प्लेगरिज्म चेक किया जाए, जो कि होता है। ओके। सो वो चीज की जाए। मैकेनिज्म जो है, जो ऊपर अभी ऑब्वियसली दिया गया है प्लेगरिज्म वाला, उसकी एक्सेसिबिलिटी सबको हो, यानी कि, और होता भी है यूनिवर्सिटी में यूजुअली। मान लो जैसे थीसिस सबमिट करते हैं आप, तो उस थीसिस सबमिशन के दौरान, मतलब वो सबमिट करने से पहले आपको प्लेगरिज्म चेक कराना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी से भी चेक हो जाएगा, प्लस लाइब्रेरी से तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में एक आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, तो आप वो यूज करके, अपने चेयरपर्सन से लेके वो यूज करके आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि मैंने एटलीस्ट जितनी यूनिवर्सिटी मैंने देखी उनमें तो है। ओके। हर एक स्टूडेंट जब सबमिट कर रहा है थीसिस को या डेजर्टेशन को या कोई भी ऐसा जो है डॉक्यूमेंट, तो वो अंडरटेकिंग देगा, यानी अपने साइन के अंडर ये बात बोलेगा कि भाई मैंने जो मेरी नॉलेज में बेस्ट चीजें अभी तक की हैं वो सारी की सारी मेरा ओरिजिनल काम है, उसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं है। सो ये अंडरटेकिंग आप देंगे। इसके साथ साथ एक और अंडरटेकिंग देंगे कि आपने प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, जो कि आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अप्रूव्ड है, क्योंकि हर एक हायर एजुकेशन में अलग अलग प्लेगरिज्म टूल हो सकता है, कि मान लो एक यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेग चेक करती है टर्निटिन के ऊपर, एक चेक करती है ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर के अंडर। सो अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। सो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंडर आपने प्रॉपर तरीके से चेक किया है, ये भी आप अंडरटेकिंग देंगे। ओके। देन फर्दर यूनिवर्सिटी या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एक पॉलिसी बनाएगा प्लेगरिज्म के ऊपर, कि उस पॉलिसी को अप्रूव करवाएगा उसकी जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या बॉडीज होंगी उससे। अब ये जो अप्रूव्ड पॉलिसी है ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी या जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर भी आपको डालनी है ये चीज। ओके। हर एक, अब जैसे हमने अंडरटेकिंग खुद के अंडर दी ना कि भाई मैंने अपना काम अच्छे से किया, मेरा ओरिजिनल काम है और जो है इसके अंदर कोई प्लेगरिज्म नहीं है, ये ऐसा ही एक अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट सुपरवाइजर की तरफ से आएगा जो आपके गाइड होंगे। तो वो सुपरवाइजर की तरफ से एक सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा कि वो बोलेंगे कि इस बच्चे ने मेरे अंडर, इस रिसर्चर ने मेरे अंडर रिसर्च की है एंड वो प्लेगरिज्म फ्री है रिसर्च, ये ओरिजिनल काम है। ओके। तो इसके अंदर एक और टेस्टिमनी हो गई, एक तरीके से गवाही दे रहे हैं सुपरवाइजर आपके लिए। ओके। देन है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जब आप डिग्री सबमिट करते हैं, चाहे वो डेजर्टेशन सबमिट, सॉरी डिग्री सबमिट नहीं होगी, डिग्री तो मिलती है आपको, डेजर्टेशन या थीसिस जब आप सबमिट करते हैं और उसके बाद जब आपको अवार्ड होती है ना डिग्री, ऑब्वियसली एक लंबा प्रोसेस रहता है, तो जब डिग्री अवार्ड होगी आपको, सो विद इन 1 मंथ, यानी जैसे ही डिग्री अवार्ड हुई उसके 1 महीने के अंदर अंदर इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उस थीसिस को, उस डेजर्टेशन को इनफ्लिबनेट के ऊपर सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करें, शोध गंगा ई रिपोजिटरी के ऊपर। 2 चीजें होती हैं यहां पे, एक है शोध गंगा, ई गंगा मतलब ई रिपोजिटरी है ये भी, शोध गंगा, और एक है शोध गंगोत्री। ओके। सो आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आज का कि शोध गंगा और गंगोत्री में से कहां पर, एक जगह तो हम क्या करते हैं थीसिस अपलोड करते हैं और आपको थीसिस मिल भी जाएंगी पुरानी जो है, और एक जगह आपको मिलेंगी डेजर्टेशन या एक जगह मिलेंगी साइनोप्सिस। तो कहां पे कौन सी चीज है, मतलब डेजर्टेशन और साइनोप्सिस से रिलेटेड है या डेजर्टेशन थीसिस एक जगह पे है। सो मुझे ये कंफ्यूजन मेरा क्लियर कीजिएगा आप लोग, आपका होमवर्क है ये कि शोध गंगा के ऊपर और गंगोत्री के ऊपर किस चीज को हम अपलोड करते हैं।
ओके यूजुअली एक जगह आपको साइनॉप्सिस मिलेगी, एक जगह थीसिस मिलेगी। ओके सो वो चीज मुझे एक बार बताइएगा कमेंट करके। उसके साथ साथ यहाँ पे तो आपको अपलोड करनी ही है सॉफ्ट कॉपीज, उसके साथ साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की खुद की रिपोजिटरी भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी की उनके इंस्टीट्यूशन से कितनी डिसर्टेशन कितनी थीसिस अब तक हुई है सबमिट, और वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरीज में सेटअप हो चीजें। ठीक है जी। अब जब आप प्लेगरिज्म चेक करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करके और बिल्कुल आपका हर एक वर्ड ही अलग होना चाहिए, बिकॉज इज एम आर ये सारी चीजें नॉर्मल होती है ना, मतलब कुछ एक कॉमन चीजें भी होती हैं। तो जो सिमिलैरिटीज आप चेक करते हैं उसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो सारा का सारा कोटेड वर्क, यानी जो आपने कोटेशन में डाल रखा होगा, क्योंकि कोटेशन में आप उसी वर्क को डालते हैं जो किसी और का है। ओके आपने उसको क्रेडिट दे रखा है, तो जो कोटेड वर्क होगा ना उसको आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं विद परमिशन डेफिनेटली, सो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे कि चलो ठीक है ये परमिशन के साथ है, कोटेड वर्क है। ओके देन सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं, बिब्लियोग्राफी है, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेज, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें भी उससे प्लेगरिज्म जब आप चेक करते हैं तो आप चैप्टर्स का चेक करते हैं, ये बाकी चीजें एक्सक्लूडेड रहती हैं। ठीक है देन जितनी भी जेनरिक टर्म्स हैं या लॉज हैं या फिर आपके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, वो सारी चीजें भी एक्सक्लूडेड रहेंगी, यानी उनके ऊपर फ्लैग चेक नहीं किया जाएगा, उनको फ्लैग में नहीं माना जाएगा। बिकॉज कुछ चीजें तो कॉमन होती है ना, मान लो आप किसी लॉ का नाम दे रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड सिंबल दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो ऑलरेडी रिपोर्टेड है, हमें भी पता है, बट आप उसको एक टेस्टिमनी की तरह यूज कर रहे हैं, एक एविडेंस की तरह यूज कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि ये चीजें जो है वो एक्सक्लूडेड रहेंगी जब आप फ्लैग चेक करेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये आ जाता है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स तक आप एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूड करना है आपको अप टू 14 वर्ड्स, यानी कि 1 से लेके 14 वर्ड। मान लो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ग्रांट, कमीशन, 1 2 3 4 5, तो ऐसे आप वर्ड्स गिन लीजिए। अगर 1 से 14 वर्ड्स तक थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, क्योंकि वो कोइंसिडेंटल टर्म्स भी हो सकती हैं, कोई कॉमन नॉलेज भी हो सकती है जो आपने यूज कर रखी हो, सो वो चीजें एक्सक्लूडेड रहेंगी। लेकिन अगर 14 वर्ड के बाद तक चीजें सिमिलर दिख रही हैं, या फिर मान लो आपका ऐसे कॉपी पेस्ट ही नजर आ रहा है, तो वो चीजें प्लेगरिज्म के परसेंटेज में इंक्लूडेड रहेंगी। सो ये क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया, आप याद रखेंगे कि अप टू कितने कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड रहेंगे जब आप फ्लैग चेक करते हैं। सो अप टू 14 वर्ड्स जो है वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, अप टू 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स कंटिन्यूटी में। ओके देन बात आती है जी लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म की। सिवियरिटी के अकॉर्डिंग परसेंटेज बढ़ती जाएगी, यानी कम सिमिलैरिटी है, कम चीजें मैच हो रही हैं, तो वो 0 से 10%, यानी माइनर सिमिलैरिटीज है और इसमें कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। लेवल 1 की बात करें तो 10 से लेके 40% तक सिमिलैरिटी है, तो लेवल 1 है। लेवल 2 मतलब है 40 to 60% सेम है, और लेवल 3 मतलब 60% से ज्यादा चीजें आपने इधर उधर से कॉपी मार के की है। ओके सो ये 4 लेवल्स हैं, 0 1 2 3, इनको याद रखिएगा। इनके लिए क्या क्या पेनल्टीज होंगी वो भी अभी पढ़ेंगे हम। सो एक ये इंपॉर्टेंट है, एक वो अप टू 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, और उसके साथ साथ ये 4 लेवल्स जो है प्लेगरिज्म के, ये आपको पता होने चाहिए। अब डिटेक्ट करना, रिपोर्ट करना, हैंडल करना प्लेगरिज्म को, सो आप एक स्टोरी से याद रखिए कि एक डिपार्टमेंटल लेवल पे एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होगा। इस पैनल की कंपोजिशन अभी हम पढ़ेंगे। तो मान लो कोई, जैसे कई बार होता है ना, थीसिस एग्जामिनर के पास भी जाती है, वो चेक करता है, पढ़ता है उसको, सो वो एग्जामिनर भी रिपोर्ट कर सकता है। सो कोई भी एकेडमिक कम्युनिटी का पर्सन, कोई भी मेंबर, वो एक अप्रोप्रिएट प्रूफ के साथ अगर प्लेगरिज्म है किसी डॉक्यूमेंट में, उसको अगर रिपोर्ट करता है तो वो कहां रिपोर्ट करेगा? वो डिपार्टमेंटल लेवल पे करेगा सबसे पहले। सो डिपार्टमेंटल लेवल पे एक ये जो एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है, इसके पास रिपोर्ट कर देगा वो। जैसे हम कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं ना, सो अगर प्लेगरिज्म का कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंटल लेवल पे करेंगे। डिपार्टमेंटल लेवल पे जैसे ही आपने रिपोर्ट किया, ये लोग इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे विद इन 45 डेज। इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को। ओके सो डिपार्टमेंट से बात कहां पहुंच गई है? इंस्टीट्यूशन पे पहुंच गई है, यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये रिपोर्ट चली गई है। अब जिस दिन ये रिपोर्ट यहां पर गई है, उसके 45 डेज के अंदर अंदर ये इनकी रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट, सारी चीजें देखेंगे, वापस से फ्लैग भी चेक कर सकते हैं, जो मन करे ये कर सकते हैं। बट विद इन 45 डेज जब से रिपोर्ट इनके पास आई है, उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड है ना, उसके पास वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
ठीक है जी। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपने डिटेक्ट कर लिया है तो आप रिपोर्ट करेंगे और कैसे प्लेगरिज्म को हैंडल किया जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। अब जो डिपार्टमेंटल इंटीग्रेटेड ये एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है, इसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, 3 लोग रहेंगे इसके अंदर। एक क्योंकि डिपार्टमेंट लेवल पे है तो चेयरपर्सन तो रहेंगे ही, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दूसरा मेंबर जो है वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करेगा आउटसाइड द डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की बात डिपार्टमेंट में ही आप कर रहे हैं तो कुछ बायसनेस हो सकती है कि भाई हमारा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, सो वो चीज ना हो, इसलिए आउटसाइड द डिपार्टमेंट एक सीनियर एकेडमिशियन को नॉमिनेट करेंगे। कौन करेंगे, इंस्टीट्यूशन के हेड, डिपार्टमेंट के हेड नहीं, इंस्टीट्यूशन के हेड। ओके तीसरा मेंबर रहेगा जिसको एंटी प्लेगरिज्म टूल्स के बारे में सब कुछ पता है वगैरह वगैरह, उसको नॉमिनेट कौन करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक आउटसाइड द डिपार्टमेंट जो मेंबर है उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉमिनेट करेंगे, और जो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स के बारे में जिसको सब कुछ पता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेंगे। अब ये 3 लोग हैं यहाँ पे, जब भी कोई कमेटी कभी कोई मीटिंग बैठे, अगर किसी की कोई रिपोर्ट आई है तो उस दौरान कोरम मेंटेन करना, मतलब मीटिंग कब पॉसिबल है। अभी ऑब्वियसली अकेला इंसान तो मीटिंग नहीं कर सकता, 3 लोग हैं, 3 में से कम 2 तो चाहिए मीटिंग करने के लिए। सो इन 3 में से 2 का होना और उस 2 में से भी एक चेयरपर्सन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। ये जो मेंबर्स है, अभी चेयरपर्सन का तो जो टेन्योर है वो है उतने टाइम तक वो चेयरपर्सन रहेगा, और जब तक वो चेयरपर्सन है तब तक वो डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का हेड है, बेसिकली एक तरीके चेयरमैन है वहां पे उसका। तो ये जो 3 लोग हैं, बचे हुए 2 लोगों का जो टर्म रहेगा वो 2 साल का रहेगा। ओके यानी इनका टेन्योर 2 साल का रहेगा, 2 साल बाद और कोई 2 इंसान हमें चाहिए होंगे। ठीक है जी। और कोरम मैंने बता दिया आपको 2 आउट ऑफ 3 मेंबर्स। और जब भी ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर लेवल ज्यादा हुआ प्लेगरिज्म का तो बहुत वो रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो सकता है उस इंसान का, तो इसलिए आपको नेचुरल जस्टिस के लॉज के हिसाब से बहुत अच्छे से उन एलिगेशंस को सुनना है, इन्वेस्टिगेट करना है और फिर आप चीजें करेंगे आप। ओके देन विद इन 45 डेज आपको इंटीग्रिटी, जो ये आपका इंटीग्रिटी कह रहे हो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के पास रिपोर्ट भेजनी है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, या तो प्रो वीसी हो या डीन हो या सीनियर एकेडमिशियन हो। ओके इसमें 4 मेंबर्स होंगे, इसके अलावा वहां पे टोटल 3 मेंबर्स थे, यहाँ पे टोटल 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है अब वहां जो 3 मेंबर्स थे उनमें से एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने और एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने वो नॉमिनेट किया था आउटसाइड द डिपार्टमेंट। अब पॉइंट ये है कि वो तो डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, अब इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि भाई हमारे इंस्टीट्यूशन का बच्चा है, कुछ बायसनेस आ जाए। ओके तो वो इंस्टीट्यूशन से बाहर का भी तो कोई एक इंसान होना चाहिए। सो एक इंस्टीट्यूशन का एक मेंबर जो है वो हेड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहां से नॉमिनेट करेगा, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। ओके एक मेंबर रहेगा सीनियर एकेडमिशियन अदर देन चेयरमैन, और चेयरमैन इन द सेंस जो आपकी डिपार्टमेंट वाली कमेटी का चेयरमैन है, तो वो वहां पे और यहाँ पे दोनों कमेटी में कोई एक इंसान नहीं हो सकता। ओके अ पर्सन वेल वर्स्ड विद एंटी प्लेगरिज्म टूल, वो भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ 4 लोग रहेंगे, 4 में से मीटिंग करने के लिए 3 का होना जरूरी है। और वहां पे वो क्या था, जो हमने ये बात की थी ना कि वहां यहाँ जो मेंबर्स थे, ये जो मेंबर्स इनका टेन्योर था 2 साल का, यहाँ पे अब टेन्योर रहेगा 3 साल का। यानी ये लगा लीजिए कि 3 लोगों में से 2 लोगों का होना जरूरी है और वो 2 लोग भी 2 साल के लिए ही रहेंगे। ओके यहाँ पे 4 लोगों में से 3 का होना जरूरी है कोरम के लिए, और ये 3 लोग जो है वो 3 साल का टेन्योर इनका रहेगा। ओके अब जो डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन है, जो कि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का हेड रहेगा, वो यहाँ पे IAIEP दोनों जगह पे चेयरमैन नहीं, चेयरमैन ऑफ DAIP एंड IAIP शेल नॉट बी द सेम, तो वो सेम नहीं होने चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आप डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं प्लस आप जो है डीन भी हैं, और हो सकता है डीन है तो आपको इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का भी हेड बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए। सो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप जो है जो डिपार्टमेंट ये यहाँ का चेयरपर्सन है ना, वो और इसका चेयरमैन सेम नहीं हो सकते, अलग अलग रहेंगे। ठीक है जी। ये भी रिकमेंडेशंस देखेंगे DAIP की, उसके बाद प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चीजें, नेचुरल जस्टिस का ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी एलिगेशंस है उनको डिटेक्ट करते टाइम, डिसीजन देते टाइम, रिकमेंडेशंस जो डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं उनको रिव्यू भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। विद इन 45 डेज अगेन इनको कहां सबमिट करनी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है जी।
और एक कॉपी उस रिपोर्ट की किसके पास जाएगी, जिस इंसान के लिए ये सारी चीजें हो रही थी, जिसके ऊपर ये प्लेगरिज्म के आरोप थे। ओके, ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े आरोप है, मान लो अगर साबित हो गए तो फिर पेनल्टीज क्या लगेंगी, बहुत ज्यादा लगती हैं। अब पेनल्टीज में दो चीजें आ जाती हैं, बिकॉज देखो अगर आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं या फिर आप डिसर्टेशन सबमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं। ओके, अब ये तो नहीं हो सकता कि ऑलरेडी कोई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है वो थीसिस सबमिट कर रखा है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। वो तो अगर करेंगे रिसर्च का काम तो वो रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे, राइट। सो ये दो तरीके की पेनल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। एक पेनल्टीज है किसके केस में, जब आप थीसिस या डेजर्टेशन सबमिट करते हैं, तो इसमें बहुत इजी सा तरीका है, लेवल 0 के ऊपर 0 to 10% का प्लेगरिज्म, कोई पेनल्टी नहीं है। ओके, मतलब माइनर चीजें हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 जो कि 10 से 40% है, अगर ये आ जाता है 10 से 40 के बीच आपका प्लेगरिज्म आता है, तो आप विद इन 6 मंथ्स क्या करेंगे, उसको वापस से रिव्यू करके मॉडिफाई करके और वापस से सबमिट करेंगे। सो आपको 6 महीने मिल रहे हैं अब यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ओके, अगर लेवल 2 का प्लेगरिज्म है यानी 40 to 60% है, तो अब आपको 1 साल का टाइम दे दिया, 1 साल तक आप सबमिट कर ही नहीं सकते हैं, आपको डीबार कर दिया गया और आप 1 साल तक सबमिट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी रिवाइज स्क्रिप्ट, मतलब जो आप सबमिट करेंगे ना रिवाइज स्क्रिप्ट, वो अब आप 1 साल के बाद कर पाएंगे। ओके, लेवल 3 में जाके अगर 60% से भी ज्यादा प्लेगरिज्म है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। ओके, सो लेवल 0, 1, 2, 3 यहां कोई पेनल्टी नहीं है, और ये 0 to 10%, ये याद रखिएगा, भले ही इसको टेबल बना लो आप। देन 10 to 40%, 40 to 60 एंड अबव 60 यहाँ पे 0। यहाँ विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करनी है, चीजें सबमिट करनी है मॉडिफाई करके, यहाँ पे 1 साल के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ओके, देन बात आती है पेनल्टीज की, जब आप एकेडमिक या रिसर्च पब्लिकेशंस कर रहे हैं। तो जब रिसर्च पब्लिकेशंस आप कर रहे हैं तो यानी कि आप क्या हैं, एक तरीके से कोई ना, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या किसी के सुपरवाइजर हैं, मतलब आप किसी पोस्ट पर भी हो सकते हैं। ओके, तो लेवल 0 में अगेन कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 में आपको विड्रॉ करने को बोला जाएगा अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, उस मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब उसमें 10 to 40% की सिमिलैरिटीज हैं। लेवल 2 में जाके देखो, लेवल 0 कोई पेनल्टी नहीं, लेवल 1 में विड्रॉ कर लीजिए अपनी, लेवल 2 में विड्रॉ भी कर सकते हैं, करने को बोला जा सकता है। दूसरा, ऑब्वियसली आप टीचर हैं तो आपका 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। तीसरा, क्योंकि आप टीचर और हो सकता है आप सुपरवाइजर भी हो, किसी के गाइड भी हो, तो आप अगले 2 साल तक, ठीक है, क्योंकि लेवल 2 है ना, तो अगले 2 साल तक आप जो है किसी भी नए स्टूडेंट, चाहे वो मास्टर्स का हो, एमफिल का हो, पीएचडी का हो, कोई भी स्टूडेंट अपने अंडर नहीं एनरोल कर सकते। लेवल 3 में क्या रहेगा, अगेन विड्रॉ करने को बोला जा सकता है, आपके एनुअल इंक्रीमेंट 2 साल तक रोका जा सकता है। ओके, और तीसरी चीज होगी 3 साल तक आप कोई भी नया स्टूडेंट अपने अंडर एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है जी, सो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें 2-3 बार समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगी आराम से कि लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, और ये यहाँ पे एक टेबल में लिख लीजिए कि लेवल 0 मतलब 0 to 10%, देन 10 to 40%, 40 to 60%, और ये मोर देन 60%। यहाँ पे थीसिस और डेजर्टेशन लिख लीजिए और यहाँ पे एकेडमिक ये रिसर्च पब्लिकेशन लिख लीजिए। ये आपकी पूरी टेबल बन जाएगी कहाँ पे क्या क्या पेनल्टीज हैं, एंड यू विल बी डन विद दिस। ओके, तो इतना तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये कई बार वो होता है ना कि कुछ एक लूप होल्स भी होते हैं कि आपने वापस से सबमिट की, वापस से प्लेगरिज्म आ गया तो उस पे क्या पेनल्टी होगी, तो थोड़ा सा डीप में जाके भी चीजें हैं। नोट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोट्स दे रखे हैं, आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जो टेबल मैंने बताई ना, लेवल 0 से लेके देन 3 तक, 1 2 3, उसके बाद ये क्या क्या परसेंटेज रहेगी, थीसिस में क्या पेनल्टीज रहेंगी और रिसर्च पब्लिकेशन में क्या पेनल्टीज रहेंगी, दैट विल बी इनफ, उतना जरूर ध्यान रखिए। अब पॉइंट ये है कि कई बार कुछ डिफिकल्टी भी आ सकती है, कोई लूप होल समझ के आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, तो वो उस चीज के आंसर निकालने का या उस डिफिकल्टी को रिमूव करने का राइट सिर्फ यूजीसी के पास है, विद द कंसल्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एमएचआरडी, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब बोलते हैं। ठीक है जी, सो आपको इस पूरे एक्ट में से 2-3 चीजें जो मेजरली याद रखनी है, एक तो यही कि लेवल 0, 1, 2 और 3 इनका मतलब क्या है। इनका मतलब क्या है मैं रिवाइज करवा देती हूं। 0 to 10% का प्लेगरिज्म है,
10 to 40% का प्लेगरिज्म है, 40 to 60% का प्लेगरिज्म एंड अबव 60 प्लेगरिज्म। ओके, अगर आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं या डेजर्टेशन सबमिट कर रहे हैं, यहां पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। यहां लिख लीजिए, मैंने ही बनवा दिया आपकी पूरी की पूरी, ये थीसिस या फिर आपकी डेजर्टेशन। ओके, मैंने टेबल बनवा ही दिया आपकी, तो ये पेनल्टी यहां 0 रहेगी। लेवल 1 में अगर है तो आपको क्या बोला जाएगा, विद इन 6 मंथ्स, ऐसे लिख लीजिए, विद इन 6 मंथ्स आपको चीजें सबमिट करनी है मॉडिफाई करके। देन यहां पे आपको आफ्टर 1 मंथ या 1 ईयर, या मतलब या ये लिख लीजिए कि 1 साल तक आपको डीबार कर दिया गया, आप सबमिट नहीं कर सकते हैं रिवाइज्ड, ठीक है। देन यहां पे क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। देन यहां पे एक और टेबल बना लीजिए, एक और साइड में कॉलम बना लीजिए, जिसमें आप लिखेंगे क्या था अपना, एकेडमिक या रिसर्च पब्लिकेशन। ओके, वो कंप्लीट लिख लीजिए। लेवल 0 है तो कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 में आपको विड्रॉ करने को बोला जा सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट को, विड्रॉ दी मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, देन लेवल 2 है तो विड्रॉ दी मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, 1 साल तक आपका इंक्रीमेंट जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, एनुअल इंक्रीमेंट। और तीसरी क्या रहेगी, आपके 2 साल तक आप जो है कोई भी स्टूडेंट अपने अंडर एनरोल नहीं कर सकते। यहां पे क्या रहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कर सकते हैं, 2 साल तक इंक्रीमेंट सक्सेसिव ईयर्स यानी कॉन्टिन्यूटी में 2 साल तक आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, और 3 साल तक आप किसी बच्चे को एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये पूरी की पूरी टेबल याद रखनी है। कोई भी फैसला कहां जाएगा, सबसे पहले रिपोर्ट कहां करेंगे, डिपार्टमेंटल लेवल की एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, फुल फॉर्म याद रखिए। विद इन 45 डेज ये एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के पास। ये वापस से इन्वेस्टिगेट करेंगे, चीजों को देखेंगे, रिकमेंडेशंस को देखेंगे, और विद इन 45 डेज ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, प्लस अप टू 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो हैं आपका एक्सक्लूजन हो सकता है जब आप क्या कर रहे हैं, प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट में क्या क्या चीजें मस्ट है याद रखनी वो भी समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।